बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम डीएनए के साथ मैं हूं सलीम बुखारी और मेरे साथ मौजूद हैं जावेद इकबाल साहब। मौजूदात पर जाने से पहले एक थोड़ा सा इशारा आपको देता चलूं कि कल हमने अद्वियात के हवाले से प्रोग्राम में कोशिश की थी इस मौजू को आवाम तक पहुँचाने की, उनके साथ शेयर करने की, और आज भी हम एक ऐसे ही उलझन से दो चार हैं। उलझन तो शायद छोटा लफ्ज़ है, एक अजाब है जिससे 5500 मरीज़ जो हैं वो दो चार हैं। वज़ीर आज़म साहब लंगर बांटने में पर बहुत खुश हैं। हुकूमत कैंसर के मरीज़ों को मौत बांटने लगी। ये बहुत ही सेफ स्टेटमेंट है। इसकी तफसील में जब जाएंगे तो आपको मालूम होगा कि कितना गंभीर मामला है। पनाहगाह तो मिल गई, लंगर भी खाएं। अब मुफ्त खाने देने के लिए इस कौम को भिखारी बनाने की एक और कोशिश है संजीदगी से। कोरोना के वार तेज़, तालीम पर फिर कारी ज़रब। यूसुफ रज़ा गिलानी एक रुकावट अबूर, तहरीक इंसाफ की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। लेकिन शिबली फराज कहते हैं हर हरबा इस्तेमाल करेंगे और सेनेट में संजय रानी साहब जो है उनकी जीत को यकीनी बनाएंगे। इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। डस्का ज़मीनी इलेक्शन की तारीख तब्दील हो गई है। अब ये इलेक्शन 18 मार्च की बजाय 10 अप्रैल को होगा। डिप्टी चेयरमैन की नशिस्त क्यों मांगी? हुकूमत की इत्तेहादी के घर घाट। चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट, मुलाजमत से कहीं बेहतर मराहत। शुगर माफिया के खिलाफ तहकीकात, बड़ी मछलियों की बड़ी बचत। बुज़दार साहब की रुखसती क्या तय हो गई है? इसे भी बात करेंगे। तो पहले आते हैं जावेद इकबाल साहब इस मौजू की तरफ। एक शेर याद आ रहा है मुझे मुनीर नियाज़ी का कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। कल हमने गुफ्तगू की थी अपने प्रोग्राम में कि अद्वियात की कीमतों में होश इजाफा हो गया है। हमने नाम भी लिए थे कुछ के, आमिर कियानी, ज़फ़र मिर्ज़ा साहब जो हैं वो कीमतों में तबाहकुन इजाफे करके आराम से अपने घर बैठे मौज कर रहे हैं, कोई ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये आज का जो मौजू है जिसमें हुकूमत प्रैक्टिकली मौत बांट रही है, इसलिए कि कैंसर के वो 5500 मरीज़ जिनको एक कंपनी है नोवार्टिस, उसकी वसातत से 90% यानी रकम वो मुहैया करती थी अद्वियात देने के लिए, और एक मरीज़ पर 3 लाख रुपए महीने का खर्च आता था। हुकूमत ने सिर्फ 10% अदा करना होता था, और उसके लिए भी शुरू से ही ये ढूंढने की कोशिश की गई क्या इसमें भी कोई करप्शन है साबका हुकूमत की या साबिक चीफ मिनिस्टर की कि नहीं। हाउ डू यू सी दिस? देखें मुखर साहब, पहली बात ये है कि आई कैन नॉट बिलीव कि ये जिस तरह स्टोरी बिल्डअप हुई है ये इस तरह होगी। इसमें मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने अपने ताईं कोशिश की होगी कि जो एग्रीमेंट 2013 से चल रहा है और फिर इसको रिन्यू किया 2016 में, तो उस एग्रीमेंट्स को इस तरीके से किया जाए कि मौजूदा दौर के हिसाब से उसको एप्लीकेबल किया जाए। तो उसकी निटी-गिटी सॉर्ट आउट करते हुए टाइम तो लग सकता है। इसमें मेरा ख्याल है कि इतना इम्पेशेंस होने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत अपने तौर पे ये कोशिश करने जा रही है कि इसका कोई ऐसा तरीक़ाकार वज़ा किया जाए कि जो कैंसर के मरीज़ हैं उनको टाइमली, उनको डोर स्टेप्स पे वो मेडिसिन मिले और पहले से ज़्यादा बेहतर सर्विसेज दी जाएं। हुकूमत की ये कोशिश है। बाकी रह गई बात, अगर हुकूमत, देखें बात यह है कि मैं समझता हूँ कि इसमें एक छोटा सा इशू ये आ जाता है कि मैनेजमेंट का। इसमें अगर मैनेजमेंट की इशू की वजह से डिले है तो मैं समझता हूं इस इशू को सॉर्ट आउट किया जाएगा। ओवर सिंपलीफाई करने की कोशिश किया है। दिल चाहता है सादगी पे कौन ना नहीं बुखारी साहब, हमारे एडिटर हेल्थ जनाब जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ हैं। चूंकि हमारे नज़दीक उनसे ज़्यादा ऑथेंटिक हेल्थ के शोबे में कोई शख्स यानी एक हिम्मत से और एक यानी बुनियादी तौर पर जिसके फैक्ट्स बहुत ठीक हों, उनसे ज़्यादा मैंने इतना कॉम्पिटेंट आदमी कोई नहीं देखा। जाहिद चौधरी साहब, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी है। हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से कैंसर के जो मरीज़ हैं, लुकेमिया के ख़ास तौर पर, जिनका इलाज शौकत खानम अस्पताल में नहीं होता है, उनको जो अद्वियात मिलती थी उसका सिलसिला अब तकरीबन ख़त्म होने वाला है। इसलिए कि पंजाब हुकूमत जो है वो तलाश कर रही है उसके अंदर करप्शन कहाँ हुई है, और पंजाब हुकूमत ने अपने हिस्से का 10% देना जो है, 3.5 से 4 लाख की जो अद्वियात थी उसमें सिर्फ 10% जो है वो हुकूमत को देना होता था, वो भी देने से इनकारी है। ज़रा हमारे नाजरीन के लिए आप इस सूरत हाल का ज़रा एक अहाता कर दीजिए प्लीज़। बुखारी साहब, ये बात इतनी सादा नहीं है जितनी अभी जावेद साहब फरमा रहे थे कि शायद गवर्नमेंट के कहीं इंतज़ामी जो है वो मामलात में कहीं जो है वो ऊंच नीच हो गई हो। इस प्रोजेक्ट को जो CML प्रोजेक्ट है, ये क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकीमिया, ये स्टार्ट किया गया था 2014 में साबका हुकूमत की जानिब से कि जो ये ल्यूकीमिया की इस किस्म के जो कैंसर है उसमें मुब्तला पेशेंट्स हैं
उनको महंगा इलाज वो अफोर्ड नहीं करते, तो गवर्नमेंट ने ये एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। नोवार्टिस फार्मा जो कि ये दवा अद्वियात जो है वो तैयार करती है इस फर्म के साथ, और इस मल्टीनेशनल कंपनी ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली किया। 2016 तक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो सबका चीफ मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ, उन्होंने इसको बड़ा रुथलेसली जो है वो एग्जामिन किया और ये बड़ा कामयाब प्रोजेक्ट साबित हुआ, जिस पर इसे फिर 3 साल की तोसी PMLN की गवर्नमेंट ने दोबारा दी। 2016 में हुई ये तोसी जी, फिर 3 साल की तोसी दी 2019 तक। मीनवाइल जो है वो गवर्नमेंट चेंज हुई, जो PTI की गवर्नमेंट है वो आ गई और उसकी जानिब से आते ही इस प्रोजेक्ट की जो पेमेंट्स हैं उनको रोक दिया गया और ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि पहले इस प्रोजेक्ट में क्या होता रहा है। मुबैना तौर पे बाज़ जो अहम शख्सियात हैं मौजूदा गवर्नमेंट की, उनकी जानिब से ये भी कहा गया अरबाब इख्तियार की जानिब से कि आपने पिछलों के साथ जो तय किया था पहले हमारे साथ भी वो मामलात जो है वो तय करें। लेकिन कंपनी जो है वो चूँकि ये मल्टीनेशनल कंपनी है और कंपनी ने बहुत ट्रांसपेरेंटली इसको चलाया था, उनकी जानिब से बार बार ये इस्तदा की गई कि इसमें कुछ भी ऐसा गड़बड़ नहीं है, आप इसको चेक कर सकते हैं, ऑन ग्राउंड आप पेशेंट्स देख सकते हैं, 5,500 से ज़्यादा आपका पेशेंट है, रजिस्टर्ड है, उसको दवाई मिल रही है और ये दवाई कोई थोड़ी बहुत नहीं, बहुत महंगी दवाई है। आप ये देखिए कि ये 10 अरब रुपए से ज़ायद का प्रोजेक्ट है महीने 1 साल का, और इसमें से सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हिस्से में कोई 75 करोड़ से 1 अरब के दरमियान जो है वो ये आता था। अब इसको मज़ीद कम कर दिया गया क्योंकि जब ये तमाम इसकी ट्रांसपेरेंसी चेक हो गई तो फिर पेशेंट्स को बार बार तातल का शिकार हुआ उनका इलाज, तो मौजूदा गवर्नमेंट ने फिर मजबूरन इसको 2 साल की तोसी दी जो जून 2020 में ख़त्म हो गई। अब उसके बाद से ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है, दोबारा MOU साइन नहीं हुआ। जो नवाटिस फार्मा है वो 8 लेकिन जाहिद साहब मेरा आपसे एक सवाल है इसमें कि 2018 और 19 के फाइनेंशियल ईयर की तो पेमेंट हो चुकी है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेमेंट तो इस साल के फाइनेंशियल ईयर्स की है जिसकी निटी गिटी सॉर्ट आउट हुकूमत कर रही है उनके साथ, नोवार्टिस के साथ। जी मैं अर्ज़ करता हूँ, ये 2014 में जब ये स्टार्ट हुआ प्रोजेक्ट तो तब से लेके 2019 तक ये अनइंटरप्टेड चला है ये प्रोजेक्ट। इसमें कहीं कोई जो है वो एक दिन का भी डिले नहीं हुआ, किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जब 2018 में PTI की गवर्नमेंट आई तो उसने आते ही जब कंपनी की जो पेमेंट्स हैं वो रोकी, कंपनी ने अद्वियात रोकी, उसके बाद बार बार कैंसर के मरीज़ इस मौजूदा गवर्नमेंट में जो है वो सड़कों पर रहे, एहतजाज करते रहे, और उस एहतजाज पर जो प्रेशर आया उसके बाद जो है इस गवर्नमेंट ने फिर 2019 से अपना जो 18 में जब ये गवर्नमेंट आई है इसने 2020 तक इसको एक्सटेंड किया, जून तक इस प्रोजेक्ट को। ये बहुत ही जो है वो एक बादल खास्ता उनको ये करना पड़ा शायद, क्योंकि ये प्रेशर बहुत ज़्यादा था, 5,000 से ज़्यादा। साहब मैं आपकी बात काट रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, मुझे ये बताइएगा कि आज जो सड़कों के ऊपर मुजाहरे हुए जिसमें जो वो मरीज़ थे उन्होंने सड़क भी बंद कर दी, वहाँ का दर्द किसी को महसूस हो रहा है? आप समझते हैं कि ये हुकूमत जो है सड़कों के ऊपर रुलने वाले उन कैंसर के मरीजों की आवाज़ उन तक पहुँचेगी या नहीं? यही तो अलमिया है बुखारी साहब के, पहले भी ये कैंसर, ये कभी हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह कैंसर के पेशेंट्स जो जिनकी जो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हैं और वो इस तरह सड़कों पे आगे एहतजाज करें कि उनका जो जारी इलाज है वो बंद किया जा रहा है। और ये गवर्नमेंट तो जो है वो क्लेम करती है कि उसने उसके जो कायद हैं वज़ीर आज़म साहब, और बिल्कुल उनका ये क्रेडिट है कि उन्होंने शौकत खान हॉस्पिटल बनाया, पाकिस्तान में पायनियर इंस्टीट्यूशन था जिसने कैंसर का इलाज फराहम किया। लेकिन इस गवर्नमेंट में तो ये तवक्को नहीं की जा सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पंजाब में इस गवर्नमेंट के अरबाब इख्तियार बैठे हैं उनकी जानिब से पता नहीं उनको किस किस्म का जो है वो क्यों ये खुदा वास्ते का वैर है इस जो है वो प्रोजेक्ट से। उनके नज़दीक जाहिद चौधरी साहब कोई भी माजी का किया हुआ काम जो है वो दुरुस्त नहीं है, हर एक चीज़ में वो करप्शन और हर चीज़ में वो इख्तियारात से तजावुज़ जो है उसको ढूंढते रहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे, इंशाल्लाह आइंदा भी आपके साथ ऐसे गुफ्तगू करते रहेंगे। लेकिन बुखारी साहब इसमें 2 चीज़ें हैं ना, देखें पिछली हुकूमतों ने जो कुछ किया है तो इस हुकूमत का कुछ तो फ़र्ज़ बनता है कि उसके ऑडिट किए जाएं, अगर उसमें कहीं प्रॉब्लम या इश्यूज हैं तो उनको सॉर्ट आउट किया जाए ताकि आने वाले सालों में आने वाली हुकूमतों के लिए स्मूथ फंक्शनिंग की राह हमवार की जाए। अगर इस चीज़ के लिए निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए अगर इनिशिएटिव लिए जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमें उन इनिशिएटिव को सपोर्ट करना चाहिए। देखिए जहाँ तक ये मेडिसिन का ताल्लुक है, मैं आपके साथ हूँ, मैं एग्री करता हूँ। मैं जावेद साहब मैं वही कहने वाला था कि सियासत तो चलती रहती है,
लेकिन एक अच्छा खासा बहुत हाँ, ही ये मैं agree मामूली करता हूं, कमिटमेंट बिल्कुल। से जो इतने मरीजों की जिंदगी का दारोमदार जिस पर था उसको रोक देना, उस पैसे को रोक के क्या हासिल हो आई गया थिंक होगा? ये इमरान खान साहब से ज़्यादा नीचे मैनेजमेंट का इशू है। देखें, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है, वो अब पूरे पाकिस्तान के मामलात को देख रहे हैं। इस इशू के लिए प्रॉब्ली उनको पता नहीं होगा, मैं इसका बेनिफिट ऑफ डाउट हुकूमत को दूंगा। जहाँ तक लोकल मैनेजमेंट का ताल्लुक है, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक शाम को चीफ मिनिस्टर साहब ने इस चीज़ का किया है एंड मोस्ट प्रॉब्ली ये इशू आज या कल तक सॉर्ट आउट हो जाएगा। हम दुआ करते हैं कि ये जो हम मरीज दुआ- सड़कों के ऊपर इस वक्त बिलक रहे हैं, इनकी आवाज़ जो है वो इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचेगी और इनकी कोई ना कोई दादरसी होगी। मेरे ख्याल से पंजाब हुकूमत को बाकी सारे मामलों को छोड़ के इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। नाज़रीन, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बाकी के मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं। डोंट गो अवे, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात हमने की कि जो कैंसर के मरीज़ थे, ख़ास तौर से लुकेमिया के, उनका जो एहतजाज हो रहा था उसके हवाले से अब हम आते हैं हुकूमत की कोशिशों की तरफ। वो कोशिश जो शायद ये कर रहे हैं कि गरीब आदमी जो है उसकी किसी न किसी तरीके से दादरसी हो जाए। कभी वो पनागाहें बनाने उठ पड़ते हैं और अब लंगर जो है वो ये कि कोई भूखा ना सोए का जो कैंपेन का इफ्तिताह किया है आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने, ये सारा कुछ जो है इसके ऊपर दो तरह की राय है। एक ये कि ये कौम को भिखारी बनाने की एक रविश है और एक मुसलसल रविश है। मैं आपको एक हवाला देता चलूँ कि जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और उसमें सस्ती रोटी का प्रोजेक्ट आया था, इतने अरब रुपए उसमें ज़ाया हो गए। तो एक इकॉनमिस्ट से मैंने टेलीविज़न एक इंटरव्यू में पूछा कि आप क्या समझते हैं कि ये सस्ती रोटी का जो प्रोजेक्ट है ये अवाम की बहबूद का प्रोजेक्ट है या कैसे आप इसको देखते हैं? तो उसने कहा कि अगर यही 21 अरब रुपए के 10 प्रोजेक्ट लगा दिए जाते 5 मुख्तलिफ शहरों में तो कम से कम 4-5 लाख लोगों को रोज़गार मैसर आ जाता और उनके इकोनॉमिक मसाइल हल हो जाते। ये सारे का साया सरमाया हैज़ गॉन डाउन द ड्रेन, या उन्होंने रोटी खा ली है और सरफर पे कुछ नहीं है। नहीं, बुखारी साहब ऐसी बात नहीं है। देखें, कुछ चीज़ें होती हैं, आपने जब पूरी कौम की पॉवर्टी लाइन से उसको अपलिफ्ट करना होता है तो उसके लिए आपको कुछ लॉन्ग टर्म, जो आपने बात की है वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स आपको मुल्क में लगाने पड़ते हैं जिसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होते हैं। जहाँ तक ये सस्ती रोटी का मामला है, जहाँ तक पनागाहों का मामला है, जहाँ तक लंगर खानों का मामला, देखें हमें हुकूमत के जो ये छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हैं इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। एटलीस्ट इससे कुछ % ऑफ लोगों को इमीडिएट रिलीफ मिल रहा है। देखें, जो लोग छोटे छोटे देहातों से, छोटे छोटे शहरों से उठ के लाहौर जैसे कॉस्मोपॉलिटन बड़े शहरों में आते हैं, उन शहरों में आके उनको रहने की जगह नहीं होती। अगर उनको किसी जगह रहने के लिए साफ़ सुथरी जगह मिल जाए और 3 टाइम का खाना मिल जाए और वो जाकर अगर 500 या 700 या 1000 रुपए की दिहाड़ी करके आ जाए तो उसकी वो 1000 रुपए की सेविंग है। अगर कुछ गरीब लोगों को इसका बेनिफिट मिलता है तो बुखारी साहब हमें उस चीज़ को इनिशिएटिव लेना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपकी इस बात से ज़रूर एग्री करूँगा कि हुकूमत को लॉन्ग टर्म में जाके अवाम को अपलिफ्ट जरूर करना चाहिए। देखिए, मैं एक हवाला देता हूँ। इमरान खान साहब का जो सारे इनिशिएटिव्स हैं उसकी बुनियाद चाइना मॉडल है। चाइना में उन्होंने 70 यानी इलाके ऐसे हैं जहाँ से पता नहीं 1 करोड़ कितने लोगों को उनकी गुर्बत खत्म की है। गुर्बत मकाओ का मिशन ये चाइना के दौरे से वापस लेके आए थे और उस पर अमल करने की इसमें सर चाइना में भी मैं ज़रा वजाहत कर दूँ उसकी। उसमें उन्होंने ये किया कि जो छोटे किसान थे, जिसके पास किसी के पास 1 एकड़ था, किसी के पास आधा एकड़ था, किसी के पास कुछ था, उनके यूनिट्स बना दिए और वो ज़मीन बढ़ गई, वो कई मुरब्बे हो गई। फिर उनसे कहा कि ये हम आपको लोन दे रहे हैं, आप इसको सारे मिल के कल्टीवेट करें। देखिए, एक तरीका कार होता है, ये है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये रोटी खा ली, रात को सो लिए अपना गाँव में, इससे कोई मसला हल होने नहीं जा रहा। जब आपने मुल्कों की स्ट्रेटजी डिफाइन करनी होती है तो वो हमेशा आपको पैरेलल स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं जिसमें आपको कुछ इमीडिएट रिलीफ देना पड़ता है और इमीडिएट उसका लोगों को फ़ायदा पहुंचना चाहिए। कुछ होता है लॉन्ग टर्म जिससे आपकी इंडस्ट्री को और जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनको अपग्रेड किया जाए ताकि बेरोज़गारी ख़त्म हो, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ हुकूमत ने दोनों तरफ
चीज़ों को इनिशिएटिव लिया है। एक तरफ गरीब, जो गरीब तर लोग हैं, उनको पनाहगाहों की शक्ल में और खाने की शक्ल में एक पीस ऑफ माइंड दिया है। तरफ इंडस्ट्रीज़ को इतनी सपोर्ट की जा रही है कि अगर आप पिछले 2 अदवार के मुकाबले में देखें तो आपका एक्सपोर्ट जो है बढ़ रही है डे बाय डे बढ़ रही है, जिससे आपका डॉलर $1 आप देखें ना, डॉलर आज आपका सस्टेनेबल मॉडल पे आ गया। एवरी डे डॉलर नीचे जा रहा है। 106 पे डॉलर लेके 168 पे पहुंचा के आप समझते हैं कि स्टेबल हो गया डॉलर। अब 159 है सर, 168 नहीं है। देखिए इसको स्टेबल करना जो है वो मेरे ख्याल से जीडीपी ग्रोथ एवरी डे इंक्रीज हो रही है। लोगों की इंडस्ट्री, हम इंडस्ट्रियल स्टेट्स में देख रहे हैं कि आप अगर अपनी करेंसी को डिवैल्यू करते रहेंगे तो डॉलर बुखारी बढ़ता साहब, रहेगा, कोई रोक नहीं सकता आपने इसको। कायद-ए-आज़म अपैरल पार्क अभी लॉन्च किया 6 महीने पहले, और विद इन 6 मंथ वो तकरीबन ऑलमोस्ट सारा सोल्ड आउट हो गया और लोग उधर इंडस्ट्री लगाने की सोच रहे हैं। अब नाज़रीन, पाकिस्तान ये मौजूद जो है ये हम बार बार डिस्कस करते रहेंगे कि हुकूमत की पॉलिसीज़ जो हैं उसका फ़ायदा हो रहा है अवामुन नास को या नहीं हो रहा। अब ज़रा कोरोना की तरफ आ जाते हैं। कोरोना के बारे में हमारी इस हुकूमत ने बड़े बड़े बुलंद बांग दावे किए थे। अगर आपको याद हो, हमने कहा हम दुनिया में नंबर 1 है, पूरी दुनिया हमारा मॉडल जो है उसको फॉलो कर रही है। लेकिन आज आप देखें तो सूरत हाल ये है कि जिस तेज़ रफ्तारी से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं वो मेरे ख्याल से परेशान कुन फिगर है। जावेद इकबाल साहब मुझसे यकीनी तौर पे इत्तफाक करेंगे, इसलिए कि अब जो इक़दामात किए जा रहे हैं, चाहे वो सुल्तान साहब जो हैं, फैसल सुल्तान साहब जो एडवाइज़र हैं हेल्थ के, या शफकत महमूद साहब हैं जो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने वजाहत की है। लेकिन जो तालीमी इदारे उन्होंने बंद कर दिए हैं उसके साथ साथ फिर एक मरतबा से, तो पिछले 2 साल से तकरीबन अब 1.5 साल तो हो ही चुका है। ये एजुकेशन का क्या बनेगा? ये जनरेशन जो पूरी की पूरी के 2 साल अब पूरी एजुकेशन जो आपकी चल रही है पिछले 1 साल से, वो तकरीबन ऑनलाइन चल रही है। बच्चों को यूनिवर्सिटी, आप समझते हैं कि हमारी जनरेशन जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए तैयार है? ज़हनी तौर पर हमारी जो कौम है, हमारी जो आने वाली जनरेशन है, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल हो गई है कि ऑनलाइन वो पढ़ भी रहे हैं और बड़ा अच्छा परफॉर्म भी करना शुरू कर दिया है। तो इसलिए ये हम इस पे नहीं कह सकते। लेकिन एक बात ज़रूर है, देखें हुकूमत की एक चीज़ को आपको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक तरफ आपको कोरोना से लड़ना था, दूसरी तरफ आपको मुल्क को गरीब से गरीब तर करना था। आज पूरी दुनिया का मॉडल आप देख लें, पूरी दुनिया ने लॉकडाउन की तरफ गए, हमने स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए, जिसके हमें फ़ायदे हुए। जो बेरोज़गारी या हमारी जो एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अगर देखें तो हमारी जीडीपी बढ़ गई है। आज आप कहीं दुनिया के कोई भी इकोनॉमिस्ट को उठा लें, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेस्ट परफॉर्मिंग इकोनॉमी डिक्लेयर कर रहा है। आपकी स्टॉक मार्केट देख लें, विद इन 1 ईयर 26,000 से आज 46,000 के करीब पहुंच चुकी है। ये आपकी इकोनॉमी इस टाइम इसी कोरोना सिनेरियो में आप किसी और मुल्क को उठा के देख लें इन कंपैरिजन विद पाकिस्तान, देखिए वो इतना नहीं कर रही। आपका दिल बड़ा है, लेकिन जहां तक कोरोना की बात है, मैं आपकी हमारी इकोनॉमी बेहतर हो गई है, बुखारी साहब नहीं, बुखारी साहब गवर्नमेंट की पॉलिसी के बायस, कोरोना के बायस नहीं, गवर्नमेंट की पॉलिसी इन हैंडलिंग ऑफ द कोरोना की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन हम तो माइनस में है जीडीपी के हवाले से। अब नहीं है माइनस में, अब नहीं है। अब हमारी जीडीपी ग्रोथ इज ओवर 2%। लेकिन एक चीज जरूर मैं आपके साथ एग्री करूंगा कि देखें हमारा मुल्क ना ऑस्ट्रेलिया है ना न्यूजीलैंड, कि जहां कोरोना फ्री हो गया और हमने लोगों को खुली दावे तो यही किए थे ना कि हमारी पॉलिसीज के ये हुकूमत की गलती है। मैं आपसे एग्री हूं, इसमें हुकूमत की गलती है। हुकूमत को इंश्योर करना चाहिए था कि जो एसओपीज पे इम्प्लीमेंटेशन है वो होनी चाहिए और इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए था इनको कि 15 तारीख को खोलने का। मैं एग्री करता हूं। हुकूमत के कारनामे बयान करने में उन्होंने काफी वक्त लगा दिया। जरा सियासत की तरफ पलटते हैं। सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी साहब को जो एक इस्तदा थी तरीके इंसाफ की कि उनका नोटिफिकेशन रोक दिया जाए, वो तो नहीं मानी है इलेक्शन कमीशन ने। तो ठीक किया ना। और देखे ना, इस्तदा ठीक बनती थी हुकूमत की। क्यों? देखिए, एक दिन पहले उनके बेटे की एक इतना बड़ा वीडियो स्कैंडल आया। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को उस पर सुमोटो लेना चाहिए था। हमने कल भी शो, देखिए आप मुझे ये बता रहे हैं, आप जवेद साहब मुझे ये बता रहे हैं, एक चीज साबित हो रही है। बात सुन लें। आप ये कह रहे हैं कि 4 सेनेटर कराची से चलते हैं पेशकश लेने के लिए,
वो आके एक बंदे को मिलते हैं, फिर उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर से जाके शाबाश भी लेते हैं और कहते हैं ये तो स्टिंग ऑपरेशन था। देखें किसी ये किस तरह की करप्शन है, मुझे ये नहीं समझ में आता। नहीं, देखें किसी की नेगेटिविटी पकड़नी हो या किसी की दो नहीं, पकड़ने की जरूरत हो क्या, ख्वाब आया था आपको कोई प्लान करना मुझे पड़ता बताएं, है। 4 बंदों को ख्वाब आया था कराची अगर में। उन 4 बंदों को ख्वाब आया था तो फिर अली हैदर गिलानी मिले क्यों? वो तो बता रहे थे सिर्फ उनको, उन्होंने पूछा जी ये वोट कैसे कैंसिल करें हम? ऐसे नहीं होता, इतने सादा वो भी कहीं नहीं है। पैसों का जिक्र है उस वीडियो पैसों में? का जिक्र नहीं है, लेकिन तो फिर लेन देन करप्शन का काहे की मामला है? तो यही है फिर ना, करप्शन काहे की है? लेन देन का मामला तो यही है, वोट को वेस्ट करना। आप एक एमएनए को क्या एडवाइस जब कर आप रहे हैं कि एमएनए साहब अपने आपके वोट पूछ रहे को हो कि कैसे मैंने जाया- वोट कैसे जाया करना कैसे है, जाया करना, तो फिर आप मुझे बताएं क्या क्या मशवरा देते हैं उनको वो अपोजिशन में होते हुए? अपोजिशन में होते तो वो उनको कहते कि भाई आप एमएनए हो, आप इलेक्टेबल हो, आप अवाम के नुमाइंदे हो, आपको ऐसी ऊंची हरकत नहीं करनी मेरे ख्याल से चाहिए। PTI अगर वो इतने सच्चे मेरी बात होते सुने, मेरी तो बात उनको सुने ये पहले। जवाब देना चाहिए पहले था। मेरी बात सुने, मेरा ख्याल है यूसुफ रजा गिलानी के जीतने के जख्म अभी तक चाट रही है पीटीआई, और वो हर बार जिस तरह के शिबली फराज ने कहा भी है कि हम इस्तेमाल करेंगे और इनको आगे नहीं जाने देंगे, ना इनको बुखारी साहब, बात यह है कि हुकूमत वो हरबे इस्तेमाल करे तो हुकूमत गलत हो गई। अगर अपोजिशन या पीडीएम वही चीजें करे तो वो ठीक है। मैं इसकी लॉजिक बताता हूँ आपको, मैं इसकी लॉजिक बताता हूँ। जनाब अली इमरान खान साहब ये नारा लेके आए थे शफाफियत का, ऑनेस्टी का, और कहा था कि हर चीज जो है वो मेरिट्स पर होगी। नहीं, आप ये क्या पीटीआई चाहते अब हैं? जो कुछ कर रही है इसने तो मेरा ख्याल है सारे सबका रिकॉर्ड धो दिया। बुखारी साहब, असल में आप पता क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत भी जमात इस्लामी बन जाए, और ये आपने कैसे अंदाजा लगाया? मैं ये चाहता हूँ, ये जो शफाफियत और जो आप बात कर रहे हैं, इमरान खान ने दिए नारे। देखिए, ये पाकिस्तान का भाई, ये स्लोगन electable इमरान मॉडल खान ने नहीं दिए। है। आपको पाकिस्तान में अगर डिलीवरेंस देनी है, पाकिस्तान में रिफॉर्म्स लानी है, पाकिस्तान में अगर सिस्टम को चेंज करना है, अपने आने वाली जनरेशन को एक अच्छा पाकिस्तान डिलीवर करना है, तो आपको सिस्टम में रह के ही असूली तौर सारे पर काम जावेद करने इकबाल, पड़ेंगे। असूली तौर पर ये सिस्टम होना में रह चाहिए। के इन्हीं लोगों के साथ रह के चीजों को दुरुस्त असूली करना तौर पर पड़ेगा। ये होना चाहिए। मेरी बात भी सुन लें, 53 वोट है अपोजिशन के पास, 47 वोट है हुकूमत के पास। सीधा सादा सा इलेक्शन होना चाहिए, उसको इतना कॉम्प्लेक्स बनाने की क्या जरूरत सीधा है? सादा इलेक्शन ही होगा, आप बेफिक्र रहें। कैसे होगा? वो तो कह रहे हैं हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। हर बात तो पीडीएम ने क्या कहा है? उन्होंने भी तो हर बार इस्तेमाल उन्होंने करेंगे। तो ये नहीं कहा, किसने नहीं, कहा है? नहीं, कोट आप करें, देख लें, वो कोट कहा। करें किसने कहा है? नहीं। ये सिर्फ शिबली फराज साहब ने ये फरमाया है। शिबली फराज साहब के कहने का मकसद ये नहीं था कि वो हर हरबे का मतलब आप नेगेटिव मत ले जाए ना हर चीज तो को। इसका इसमें पॉजिटिव देखिए, उनके कहने का मकसद था कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ करेंगे, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे नुमाइंदे को सपोर्ट करें, और उस चीज के लिए हम हर किस्म का हरबा इस्तेमाल करेंगे। जो चीज कल तक गलत थी वो आज सही है, जो पहले सही थी वो आज गलत है। यू टर्न्स के बादशाह ने एक और यू टर्न ले लिया है नहीं, कि हर U-turn कीमत पर देखें- इलेक्शन जीते। देखें, शिबली फराज इमरान खान की ज़बान बोलता है, वो अपनी ज़बान नहीं बोलते। तो जिस तरीके की जोड़ तोड़ के लिए जो मीटिंगें हो रही हैं, जो राब्ते हो रहे हैं, खुदा तो ये के लिए सियासत का हुकूमत हिस्सा को है। अपनी शफाफियत को ये हाथ तो से नहीं जाने सियासत देना का चाहिए। हिस्सा है। ये सियासत सियासत का हिस्सा तो ये कि जितनी आप मीटिंग्स हैं, हकायक ये बदल दें। नहीं, हकायक तो नहीं बदले जा सकते, हकायक तो वही रहेंगे। एग्जैक्ट वोट नंबर तो उस वक्त सामने आएगा जब इलेक्शन होंगे। देखिए, जरूरी इसमें तो नहीं है कि पीडीएम की पॉलिसी से जो पीडीएम के वोटर्स हैं वो भी खुश हों। मेरे सामने जरूरी मॉडल तो है, नहीं है पीडीएम के जो मेरे सामने MNA मॉडल है कि वो उनसे खुश हों। सादिक संजरानी का इलेक्शन मेरे सामने मॉडल है। अगर जमीर हुसैन उसी तरह से जाग पड़ा तो फिर वही कुछ इसी किस्म का नतीजा तो निकलने जा रहा जमीर है। हुसैन सिर्फ इन्हीं का जागना है, जमीर हुसैन पीडीएम के लोगों नहीं, का नहीं इनका जागना। जमीर हुसैन नहीं जागना चाहिए, इसलिए कि ये तो शफाफियत के नारा लगाने वाले हैं नहीं, ना। तो ये भी शफाफियत ही की बात हो रही है कि अगर कोई बंदा एक सच्चा है, आप बताएं इमरान खान के मुकाबले में कोई ऑनेस्ट आदमी नाज़रीन, है? जावेद कोई इकबाल एक चीज़ साहब बताएं। काफ़ी फर्म है अपने आर्गूमेंट में, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उसमें भी वजन है कि खुदा के लिए ऐसी रवायात जो हैं उनको रवाज न दें जो बाद में फिर तकलीफ का बायस बने। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, प्रोड्यूसर मेरे जो हैं वो बड़े सख्त आदमी हैं, धड़ल्ले से कहते हैं बस यहाँ बंद कर दें गुफ्तगू, इसलिए बंद कर रहा हूँ। चलते हैं एक ब्रेक के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। डस्का के इलेक्शन के हवाले से बात करनी है हमें, लेकिन डस्का में क्या हुआ था इलेक्शन डे के ऊपर वो तो मेरे ख्याल से आप सबको याद होगा अच्छी तरह से। जब 6 बजे के बाद से नताइज आना शुरू हुए तो हमें बताया जा रहा था, हर एक चैनल के ऊपर ये था कि जो
PMLN का जो कैंडिडेट है वो जीत रहा है, हत्ता कि रात 1 बजे तक भी 3-3.5 हज़ार की लीड थी। फिर उसके बाद क्या होता है, क्या मंजरनामा बना वो आप सबको मालूम है। किस तरीके से 17 से 20 के करीब जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो वो अगवा हो जाते हैं, फिर वो थैले लेके भागते हुए लोग पकड़े जाते हैं, और उसके बाद सारा घड़मस जिसको कहते हैं पंजाबी ज़बान में वो मच गया है। अभी पहले तो इसकी तारीख जो है 18 मार्च तय हुई थी कि 18 मार्च को यहाँ दोबारा इलेक्शन होंगे, लेकिन अब जो है चूँकि पंजाब हुकूमत ने कहा है कि हमारी अभी तैयारी मुकम्मल नहीं है, हमने अभी वहाँ अफसरान की तैनाती नहीं की है, लिहाजा इसको मौखर किया जाए। जो तारीख अब 10 अप्रैल तय हुई है। आप मुझे बताएं कि डस्का में ये एक्शन रिपीट होने जा रहा है या आपको तवक्को है कि इलेक्शन बड़े आराम से हो जाए? देखें, इसमें मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे इसमें एक बड़ी ज़्यादती हुई है। देखें, जो 23 हलकों के मसला था, आपने उठा के उसको पूरा इलेक्शन पे ले गए। सबसे बड़ी ज़्यादती ये है, क्योंकि 23 हलके का रौला था, जिसकी मुस्लिम लीग नून ने भी एप्लीकेशन दी थी कि ये 23 हलके हैं जिस पर मिस अप्रोप्रिएशन हुई है, जिस पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के खिलाफ सारी चीज़ें गई हैं। लेकिन बात यह है कि जब इलेक्शन कमीशन में जाते हैं तो जाके ये ऐसा यू टर्न लेते हैं, जो आप इमरान खान को यू टर्न कहते हैं, कि PML ने एकदम यू टर्न लिया और अगले दिन जाके अपनी एप्लीकेशन विड्रा के कह दिए पूरे थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे। अगर आपको याद हो, इमरान खान साहब ने जो 4 हलके खोलने की बात की थी और जहां री इलेक्शन हुआ था, वहां भी हर एक पोलिंग बूथ के ऊपर तो करप्शन नहीं हुई थी ना वहां, लेकिन वहां जाली वोट पड़े थे। लेकिन 200 मेरी बात तो पूरी, मुझे बात पूरी कर लेने दें। वहां भी कुछ हलकों में कहा गया कि यहाँ जाली वोट भुगते हैं, तो पूरे हलके में इलेक्शन हुआ था। तो नया क्या है इसमें? सर 238 पोलिंग स्टेशन पे तो दोनों पार्टीज को कबूल था। नहीं, जो भी बात कबूल की नहीं है। अगर वहां पर देखें ना, फिर मसला तो 23 हलकों मैं आपको मिसाल देता हूँ। फायरिंग वहां हुई, PTI के लोग जो हैं कैमरे की स्क्रीन के ऊपर लाल दायरों में देखे लोगों ने, तो फिर PML ने एप्लीकेशन पहले सुन ले दी ना, एप्लीकेशन कौन कहता नहीं दी। फिर उसके बाद जो उस्मान डार साहब हैं वो एक पोलिंग स्टेशन में पोलिंग रुकवा के 5 घंटे तक अंदर बैठे रहे हैं। क्या होता रहा वो? ये सब कुछ के बाद तो यही होना था कि तो राना सनाउल्लाह साहब क्या करते रहे हैं? राना सनाउल्लाह साहब किसी पोलिंग बूथ के अंदर जाके नहीं बैठे हैं 5 घंटे के लिए, वो थे वहां, जरूर थे उन्हें। और ना मैं ये कह रहा हूं कि PDM का कोई कसूर नहीं था। नहीं, PDM जितनी कसूरवार है तो मुस्लिम लीग नून भी उतनी ही कसूरवार है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा सिंपल है इसमें, कि मसला 23 हलकों का है। 23 हलकों को उठा के पूरे हलके पे लेके चले गए। 23 पोलिंग जाना चाहिए था, इसलिए कि लोग फायरिंग करते दंदनाते फिरते रहे। तो फिर इलेक्शन को उधर ही रोक देना चाहिए था। इलेक्शन को क्यों नहीं रोका गया? देखें, फिर अगर लॉ एंड ऑर्डर की इतनी वर्स्ट सिचुएशन तो थी, रिजल्ट नहीं अनाउंस हुआ ना, इलेक्शन तो रुक गया। कौन कहता है इलेक्शन नहीं रुका? इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ ना, जबकि बंदे भाग गए लेके वो। सर वो 23 बंदे भाग, 23 पोलिंग स्टेशन भागे ना, नतीजा निकल गया होता। सर 23 पोलिंग स्टेशन का मसला था ना, बाकी का तो रिजल्ट कंप्लीट होके अच्छा चलिए आ भी गया था। इसे और तरह से देखते हैं। उस पे तो तमाम पार्टीज आपको एग्री नाम थी। ले लेके बताऊं किस किस ने कहा था, जो फैसला अदालत करेगी हम मानेंगे, जो फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा हम मनोमान मानेंगे। वो तो हर जगह से जहां से फैसला आ रहा है, वो तो हमारी पॉलिटिकल सियासत की रवादारी है, और ये हमारी रवायात में शामिल है कि हम रिजल्ट से पहले कुछ और होते हैं और रिजल्ट के बाद कुछ और है। इसलिए दोनों तरफ यही हाल है, आप फिक्र ना करें। मेरे चिल्लाने की वजह यह है कि जो साबका दौर में लोग करते रहे उस पर तो एतराज़ था PML अपने तहरीक इंसाफ को ये थी कि कुछ नए रिवाज डालेंगे। अब आ जाए ज़रा इस तरह, ये जो डिप्टी चेयरमैन की नशिस्त क्यों मांगी, हुकूमत की इत्तेहादी के घर घाट, ये जो कुछ हो रहा है कि GDA कुछ मुतालबा कर रही है, वो भी मांग रही है, MQM भी मांग रही है। आपने MQM का एक सेंटर जो है पार्टी में शामिल कर दी, वो खुदा के वास्ते कहीं तो बात आ जाए यार। नहीं, तो अच्छी रवायत बात सुने, आपने वोट के लिए किसी के पास भी जा सकते हैं, ये हक है, और शामिल भी कर सकते हैं पार्टियों में। वो माइग्रेटिव बर्ड्स जो लाने की रवायत है वो जारी है। जो आना चाहता है उसको वेलकम करना चाहिए। अच्छा, फिर इसका मतलब ये आप ये कह रहे हैं, सारे ज़ीशऊर लोग हैं, आप ये कह रहे हैं, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, ये मैच्योर लोग हैं, इनको जबरदस्ती कोई नहीं ला सकता, ये अपनी विल के साथ मेरी गुजारिश हैं। सुन लें, आप देखें ना, मैं इसमें सिर्फ एक छोटी सी ऐड कर दूं। गफूर हैदरी साहब के घर गए, उनको डिप्टी चेयरमैनशिप ऑफर की, उन्होंने रिफ्यूज कर दी। उन पर तो जबरदस्ती नहीं चली। पहली बात तो यह है कि ये कोशिश थी PDM को तोड़ने की। ये आप मुझे ना समझाएं, मैं सियासत का स्टूडेंट हूं, मुझे अच्छी तरह मालूम है। दो बातों का जवाब दे दें, दो बातों का जवाब तो चलता है ना। पहले सुने, हमें बताया प्राइम मिनिस्टर ने और हमने उनको यकीन किया कि एक शख्स बलोचिस्तान में 70 करोड़ रुपए में सीट मांग रहा है। फिर उन्होंने कहा जी 35 करोड़ रुपए में एक बंदा जो है वो सिंध में सीट मांग रहा है।
फिर जब प्रेशर आया उन्हीं को नॉमिनेट किया पहले, फिर प्रेशर के तहत उनको हटा दिया, लेकिन फिर अपने बंदे बिठा के उन अपने बंदों को कह के उनको दोबारा मुंतखब करा के अब पार्टी में शामिल कर लिया। और अल्लाह के वास्ते कहीं रुकेंगे कि नहीं? नहीं, देखिए बात यह है कि एक अब क्या गलत कहा है मैंने? इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन ये भी सही है कि वो बंदा अपनी मर्जी से पार्टी में अगर आना चाहता है तो अब क्या करें उसका? हम वही 70 करोड़ जो दे रहा था, 70 करोड़ को साइड पे करें आप? क्यों साइड पे क्यों करें? एक बंदा जीत गया है, जी शऊर है, कैसे अक्लमंद जीता? है। क्वेश्चन इज जीता कैसे? अगर जीतने का इशू है तो अगर इलेक्शन प्रोसेस का प्रॉब्लम है तो हमें इलेक्शन रिफॉर्म्स करनी चाहिए, देखें ये जिसके लिए इमरान खान पिट रहा है। खुदा के लिए जहां हुकूमत ने फॉल्टर किया है, मुझे आप इलेक्शन रिफॉर्म्स में ना ले जाएं, वो इन्होंने करनी होती है। अगर बात तो यह election से है पहले कि वो करनी एक थी। प्रोसेस से जीत कर आया है ना। कौन सा प्रोसेस? अब्दुल कादिर साहब की आप बात कर रहे हैं, अब्दुल इलेक्टोरल कादिर का प्रोसेस ताल्लुक से किसी जीत के आया पार्टी है। से नहीं है। उसको कैसे वोट दिए सेनेटर्स ने? उसने भाई वो उसने पॉलिटिकल लिंक्स के जरिए वोट हासिल किए। अच्छा, हाँ, तो आप बताएं बुखारी साहब, पिछले 35 साल में केपीके में क्या होता रहा? गुलजार फैमिली आप भूल गए? देखें आप मुझे बताएं इस वक्त जो हमारे सामने है मंजर, आप 40 साल पहले क्या हुआ था? वो ये मुझे जो बताओ। अभी तीन अच्छा, कभी तीन जो किसी ने टोबैको किंग्स जीत कर आए हैं, किसी ने तारीफ की इसकी? कभी किसी ने कहा कि ये बहुत अच्छा हुआ है? मेरा नहीं ख्याल कि कोई जीत। मैं इस चीज पे अब बिल्कुल इस चीज पे मैं आपके साथ एग्री करूंगा कि अगर कोई शख्स पैसे के मामलात हैं तो हमें उसे डिस्करेज करना चाहिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, चाहे कोई भी हो, पैसे की लेन देन का मामला नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई शख्स अपनी स्वीट विल के तहत किसी भी पार्टी में जाना चाहता है, उसे वो स्टॉप्स हिम। मेरे ख्याल से वो गलती जो इलेक्शन से पहले देखिए फिर बात वही आ जाती है जो की गई थी, माइग्रेटरी बर्ड्स को अपनी पार्टी में शामिल करके एक चीज वही गलती दोहराई जा रही है। पार्टी का हार्डकोर वर्कर जो है डिसअपॉइंटेड है, सर मैं डिसग्रंटेड है। एक चीज जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि देखें लुब्बे लबाब क्या निकलता है कि हमारे प्रोसेस में कहीं ना कहीं कमी बेशियां हैं, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में प्रॉब्लम है। चाइना का मॉडल देखें ना सर, चाइना में पैरेलल एक थिंक टैंक बैठा है जो चाइना के सिस्टम को रिफॉर्म्स करता रहता है, कंटिन्यूस रिफॉर्म्स करता है। दुनिया का कोई निज़ाम परफेक्ट निज़ाम नहीं होता। अगर पाकिस्तान का डेमोक्रेटिक सिस्टम में अगर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है तो वी शुड डू इट। इसमें प्रॉब्लम क्या है? नाज़रीन, मैं इस अच्छाई नतीजे के पे लिए पहुंचा क्यों हूं नहीं कि हमें जो जाना जावेद चाहिए? इकबाल साहब कह रहे हैं वो ये कि जरूरत पड़ने पर हर गलत इकदाम जो है वो दुरुस्त हो जाता है। जो चीजें नहीं, दूसरों मैं के ये अंदर नहीं कह कीड़े रहा। निकाले जाते मैं हैं, ये कह रहा हूं वो कि हमारे अगर जब अपनी बारी सिस्टम आती के है तो उसमें प्रॉब्लम वो सब ठीक है। नहीं, सिस्टम का अगर कहीं कोई इशू प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें सिस्टम में नीयतों का प्रॉब्लम तो है। नीयतें फिर दोनों तरफ ही खराब है। देखिए ना, आप मुझे हम एक तरफ की नीयत को दुरुस्त और मिस्टर दूसरी राइट की क्या बताएं? मिस्टर राइट का वो तो खराब थे, वो तो बुरे थे, वो तो चोर और डाकू थे। मिस्टर राइट ने सिस्टम में रह के सिस्टम को दुरुस्त करना है, हुआ तो उसके बाद ही अदर नो ऑप्शन। नाज़रीन, ये डिबेट जो है वो चलती रहेगी। बदकिस्मती की बात है कि इमरान खान साहब जो इतने बड़े बुलंद दावे करके आए थे वो सब कुछ वही कर रहे हैं और वो सारे दावे वो पूरे करेंगे, और इसलिए इसके ऊपर तो डिबेट कभी ख़त्म हो नहीं सकती। ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो आखिरी मरहले में फिर कुछ और मौजूआत जो बाकी हैं उस पर बात करेंगे। चलते हैं एक ब्रेक के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। आखिरी मरहला है प्रोग्राम का। मौजूआत जो हैं वो अभी तो बहुत हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मुख्तसरन हर मौजू के ऊपर आपके सामने हम हक़ाइक़ रख सकें। चीफ जस्टिस साहब की जो रिटायरमेंट है, ख्याल ये था कि जो जस्टिस के रखवाले हैं, जो इंसाफ देने के यानी ज़िम्मेदारान हैं, उनको अपने मराहत पर इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। लेकिन ये जो चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट की कुछ तफसीलात सामने आई हैं, ये तो बड़ी होशरुबा हैं कि वो जब तक इंसाफ के कटहरे में लोगों को खड़ा करते रहे तो सब ठीक था, और जब वो दूसरों में कीड़े निकालते थे, दूसरों की अपने इख्तियारात से तजावुज़ की बात करते थे, वो भी ठीक था। जब वो कहते थे कि जनाब आपने अपनी मर्ज़ी की तनख्वाहें रख ली हैं प्राइवेट अदारों के अंदर, वो भी ठीक था। लेकिन ख़ुद ज़रा तफसीलात आपने तो देखी हैं, मैंने भी देखी हैं। इसकी तरफ जाएँ तो मुझे यूँ लगता है जैसे उनकी मुलाजमत से उनकी रिटायरमेंट बेहतर है। देखिए, चीफ जस्टिस जब तक चीफ जस्टिस रहे उन्होंने पाकिस्तान के किसी एक शख्स को सुकून का सांस नहीं लेने दिया, और हर उस चीज़ पे जिस पे उनका दिल करता था सू मोटो एक्शन लेते थे। और आप इस चीज़ के विटनेस हैं
कि तमाम टीवी चैनल्स को इंस्ट्रक्शन होती थी और चीफ जस्टिस साहब जो अल्फाज निकालते थे अपने मुंह से उसका टिकर चल रहा होता था, वो हेडलाइंस बनती थी, हर वक्त उनको मीडिया में रहने का शौक यानी था। जिस चीफ जस्टिस का आप तस्करा कर रहे हैं ये वही है ना जो हुकूमत चलाने के बड़े जो शौकीन थे हुकूमत कि चलाने के हुकूमत मैं बड़े चलाऊंगा। डैम शैम बनाने के बड़े चक्रों में थे। अब वो डैम ऐसा- का फंड कहाँ गया यार? वो कितने वो अरब रुपए डैम वो का पता नहीं चला फंड आज भी तक वो कहाँ गया। जिधर से वो आए थे अपने साथ ही ले गए। बात यह है कि उनको आज इसी सू मोटो एक्शन के तहत होना चाहिए, नया एक सू मोटो लेना चाहिए बाबे इख्तियार को, कि जिस शख्स ने सू मोटो का इतना रवाज डाला था आज उसी की मरात पर सू मोटो होना चाहिए, ताकि देखें एक गरीब आवाम है, गरीब आवाम एक तरफ हम अपने शो में बात कर रहे हैं भूख से मर रहे हैं, दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं उनको खाने पीने की तंगी है और ना बेरोजगारी आप ये है, और फरमा- एक तरफ चीफ जस्टिस जो इंसाफ का काजी है, एक मॉडल है, उसको ये मराद दी जा रही है और उस पे भी वो खुश नहीं है। आप ये तवक्को रख बुखारी रहे हैं साहब वो PTI खुश से। नहीं है इस बात पे। आप ये तवक्को रख रहे हैं पीटीआई से कि वो जो सिटिंग जजेस हैं उनकी मराद में कमी कर दें। ये कैसे, कौन जुर्रत करेगा ये? हु विल बेल द कैट? somebody has to अगर is आपने that अपने somebody, by the निजाम way? को अक्रॉस द बोर्ड ले जाना होगा, अक्रॉस द बोर्ड इक्वालिटी क्रिएट करनी होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ ये चीफ जस्टिस का मामला नहीं है, आपका पूरे का पूरा निज़ाम जो बाबे अख्तियार के लोग हैं वो अपने अख्तियारात से तजावुज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। वो यानी किसी अपने स्टेज लिए पे- जो माल आ जाए जो वो सब आ दोस्त जाए है। वो सब कुछ ठीक है। शुगर माफिया की दूसरों बात के कर लिए लेते हैं सब जनाब। शुगर माफिया का, शुगर का और आटे का जो बहरान आया था आपके सामने है, उसमें एक कमीशन बना, कमीशन ने एक रिपोर्ट भेजी, फिर उसकी 5 धुलाइयाँ हुई, ड्राई क्लीनिंग का प्रोसेस लगा हुआ है और उसके बाद वो फिजल आउट हो गया। किसी को नहीं पता कि वो रिपोर्ट का क्या हुआ है। जो उसके करैक्टर्स थे वो सारे आराम से दंदनाते फिर रहे हैं, चाहे वो जहांगीर तरीन साहब हैं, चाहे वो रज़ाक दाऊद हैं, चाहे वो जितने भी नाम ले लें आप, सारे हुकूमत पाकिस्तान के बंदे में- थे। नहीं, पाकिस्तान की मिसाल ना मुझे दें, मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब जो इतने बड़े दाई हैं कि जो मुजरिम हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उन्होंने आंखें और मुंह क्यों बंद किया हुआ है इसके ऊपर? वो उन्होंने आंखें और मुंह बंद नहीं किया। जो कमीशन की रिपोर्ट है वो उसके मुताबिक वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उसी कमीशन की रिपोर्ट को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। ये मसला है, वो क्या करें। प्रॉब्लम असल में इस चीज़ का है कि ये इतना बड़ा माफिया है, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर नहीं, सकता। मुझे आप सिर्फ एक बात का जवाब दे दें कि बाकियों को सबको तो नैब ने घसीटा, नोचा, सब कुछ किया, नैब का शिकंजा इनके लिए क्यों तैयार नहीं हुआ? ये लोग क्यों आराम से कभी मुल्क से बाहर जा रहे हैं, कभी वापस आ रहे हैं? ये यार खुदा के लिए कहीं ना कहीं तो इंसाफ की बात कर लें। देखें, नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसका हुकूमत ये के किसने साथ कहा कोई- आपसे? ये किसने कहा आपसे? ये मैं आपको बता रहा हूँ सर। ये वो कि अदारा नैब है, वो इदारा है इस- जिसका ये हुकूमत वो से कोई अदारा लेना है देना जिसमें नहीं किसको है। कितनी सजा मिलनी है ये हमें वजीर और स्पोक्स पर्सन हुकूमत के बताते हैं, किसने किस जेल में हुकूमत जाना को है वो मैं ये बताते हैं समझता हमें। हूँ, मैं ये समझता हूँ कि इस इंक्वायरी को और इसमें जो इन्वॉल्व लोग हैं इनको नैब की तरफ रेफर कर देना चाहिए। आप समझते हैं कि ये होगा? ये होना चाहिए, तो आप मुतालबा कर रहे हैं होना मेरे साथ चाहिए। मिलके? मैं आपके साथ मिलके इस चीज़ पे हूँ, क्योंकि इसे एक आम आदमी का फ़ायदा है। क्योंकि आज जो शुगर की प्राइसेस 100 रुपीज़ क्रॉस कर गई है, मुझे तो फिक्र ये लाहक है कि क्रशिंग सीजन में 100 रुपया क्रॉस कर गई है। आने वाले वक्त में तो ये 150 से कम शुगर आपको नहीं मिलेगी। मुझे बस सिर्फ एक बात की जो खुशी मैंने है, 2-4 मुझे लोगों से- एक बात की खुशी है कि इमरान खान साहब जो हैं वो FBI पर नाराज़ हुए हैं कि आपने इन लोगों को खुला छोड़ा हुआ है, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। दैट इज़ द ओनली पॉजिटिव साइड ऑफ दिस इशू। अल्लाह करे कि इमरान खान साहब इसके बारे में कुछ ना कुछ लें। अब चलते चलते मेरे ख्याल से बात हो जाए, आपको बड़े फेवरेट हैं बुज़दार साहब की देखिए, रुखसती की बातें फिर एक मरतबा हो रही हैं। मुझे एक पूरे 2 साल में हमने को 200 दफ़ा सुना है कि वो जा रहे हैं। अब की कहानी क्या है ये आप जानते हैं, आप अंदर के आदमी हैं। देखें, इस दफ़ा इमरान खान पर बहुत शदीद तरीन दबाव है। कहाँ से? जो मुक्तदर हल्के हैं, जो पहले भी इमरान खान साहब से बात करते रहे थे, इस दफ़ा उनका दबाव कम नहीं हो रहा। जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के इंतहाई करीबी ज़राए हैं, मेरी उनसे बात हुई है, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस हुकूमत को कहा गया है कि गवर्नेंस आपकी पंजाब में टोटल कोलैप्स कर गई है, आपको चीफ मिनिस्टर को चेंज करना है, इन हाउस आपको चेंज लानी है,
अगर आप नहीं मगर लाएंगे वो तो प्राइम मिनिस्टर इसके ने तो लिए कल ही आपको फेडरल गवर्नमेंट में ट्रबल्स होंगे। प्राइम मिनिस्टर ने तो तो कल ही ये- 6 वज़रा को कहा नहीं बदलूंगा। लेकिन मैं फिर भी इस चीज़ पे अपनी इस इंफॉर्मेशन पे कायम हूँ कि इमरान खान पे इंतहाई शदीद दबाव है और ये उसी दबाव का नतीजा है कि इमरान खान को ये स्टेटमेंट देना पड़ी और ये दबाव अब कम नहीं होगा, ये दबाव दिन ब दिन बढ़ता जाएगा और आने वाले वक्त में आप इस दबाव के असरात देखेंगे। नाज़रीन, ये होगा या नहीं होगा ये तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा वक्त लगेगा, इसमें देखना है। लेकिन जिस तरह से भाई जावेद इकबाल कह रहे हैं, मैं इनसे इख्तलाफ इसलिए नहीं कर सकता कि चूँकि अंदर के आदमी हैं, इतलात इनके पास होती हैं। लेकिन हम इंतज़ार करेंगे, देखते हैं कि कब ऐसा होता है। वसीम अकरम प्लस अब जाएंगे या तब जाएंगे जब सभी जाएंगे, इसको देखते हैं। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। मुझे और जावेद इकबाल साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।